Hello students, I am Sanjeev Tayal, and in this video we are going to talk about a very important concept of poetics. Poetics is a work by Aristotle. Aristotle is a Greek philosopher. तो आज के इस वीडियो में पोइटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज कैथारसिस. You know what is catharsis? Catharsis is the function of tragedy. You know, my dear students, what happens in a tragedy? ट्रेजेडी में हीरो का फॉल होता है. ट्रेजेडी में हीरो का फॉल है कहां से कहां तक? फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी. और ट्रेजेडी में जब हीरो का फॉल होता है प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की ओर, तो हीरो के फॉल को देखकर स्पेक्टेटर्स के मन में पीटी एंड फियर की इमोशंस अराउज होती हैं. सो दिस अराउजल एंड दिस रिलीज ऑफ द इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर फ्रॉम द हार्ट of the spectators, that is the function of tragedy. Or this function of tragedy can be summarized in a single word, and that single word is catharsis. That single word is catharsis. So what is catharsis? Catharsis is the function of tragedy. Now you know catharsis is a Greek word which means purgation, purification एंड क्लैरिफिकेशन. परगेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तीनों का मतलब शुद्धिकरण है. इस वर्ड कैथारसिस को अलग अलग क्रिटिक्स ने अपने अपने एंगल से एनालाइज किया है, इंटरप्रेट किया है. कुछ कैथारसिस को एनालाइज करते हैं इन सेंस ऑफ परगेशन एंड सम एनालाइज इन सेंस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड सम इंटरप्रेट इट इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन. तो अलग अलग क्रिटिक्स ने अपने अपने एंगल से इस वर्ड कैथारसिस को एनालाइज किया है. तो उसकी तीन थियोरीज बन जाती हैं कैथारसिस की. वन इज परगेशन थ्योरी, द सेकंड इज प्योरिफिकेशन थ्योरी एंड द थर्ड इज क्लैरिफिकेशन थ्योरी. नाउ ऑल दीज क्रिटिक्स एग्री दैट ट्रेजेडी अराउजेस pity and fear. All these critics agree that tragedy arouses pity and fear. But there are sharp differences as to the process, the way by which the rousing of these emotions gives pleasure. ये तो सभी क्रिटिक्स इस बात पे सहमत हैं कि ट्रेजेडी पीटी एंड फियर की इमोशंस को अराउज करती है. लेकिन सभी क्रिटिक्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो उस प्रोसेस को लेकर हैं, उस वे को लेकर हैं जिस प्रोसेस और वे से पीटी एंड फियर की इमोशंस का अराउज होना हमें क्या देके जाता है? प्लेजर देके जाता है. तो उस प्रोसेस और उस वे को लेकर तीन थ्योरीज जो हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे. और वो जो तीन थ्योरीज हैं वो क्या क्या हैं? परगेशन थ्योरी, प्योरिफिकेशन थ्योरी एंड क्लैरिफिकेशन थ्योरी. These theories will be discussed here. Now, you know, this first theory, that is purgation theory. Purgation का मतलब शुद्धिकरण ही होता है. Purgation theory, this is having three different interpretation. This purgation theory is having three different interpretations. What are these three different interpretations? First is medical interpretation. The second is ethical interpretation. And the third one is psychological interpretation. The first is purgation theory. और परगेशन थ्योरी की तीन अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. वन इज मेडिकल इंटरप्रिटेशन, सेकंड इज एथिकल इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. नाउ फर्स्टली वी शैल टॉक अबाउट द मेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ परगेशन थ्योरी. परगेशन थ्योरी कैथारसिस का फर्स्ट थ्योरी है. परगेशन थ्योरी में मेडिकल इंटरप्रिटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं. यू नो कैथारसिस, पहले मैं इस वर्ड कैथारसिस को एक्सप्लेन कर दूं कि सपोज आपने ये प्ले हेमलेट पढ़ा. हेमलेट इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर और लास्ट में हेमलेट का एक ट्रेजिक एंड होता है. हेमलेट किल्स, मर्डर्स किंग क्लॉडियस और उसके बाद हेमलेट भी मारा जाता है. जो हेमलेट का ट्रेजिक फॉल होता है, हेमलेट का जो ट्रेजिक एंड लास्ट में होता है, एंड दैट इज ड्यू टू हिज indecisiveness. That is due to his
डिले ऑफ एक्शन। लेकिन हेमलेट का जो ट्रेजिक एंड है लास्ट में, दैट अराउजेज द इमोशंस ऑफ pity and fear in the heart of the spectator। हेमलेट के फाल को देखकर हमारे मन में पीटी अराउज होती है, क्योंकि हेमलेट कहीं भी बुरा नहीं है। हेमलेट इज नॉट ए वीक्ड कैरेक्टर। हेमलेट विलेन नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी विशेषता नहीं है, वो कोई खलनायक नहीं है। लेकिन हेमलेट का फाल फिर भी होता है, दैट इज ड्यू टू हेमार्शिया। हमने अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था। हेमार्शिया मींस ए लिटिल एरर इन जजमेंट, और हेमलेट के केस में वो हेमार्शिया क्या है? indecisiveness, delay of action, that becomes the reason of fall of Hamlet। तो हेमलेट के फाल को देखकर हमारे मन में पीटी पैदा होती है। और फियर क्यों पैदा होता है? हमें यह लगता है कि अगर ये इनडिसिसिवनेस हमारे अंदर होगा, अगर ये डिले ऑफ एक्शन हम करेंगे, तो हमारा फॉल भी, हमारा पतन भी वैसे ही होगा जैसे हेमलेट का हुआ है। तो ये सोचकर हमारे मन में फियर पैदा होता है। तो हेमलेट का फाल हमारे अंदर पीटी एंड फियर की फीलिंग्स अराउज करता है। दिस इज कैथारसिस, दिस इज कैथारसिस। तो इस कैथारसिस की परगेशन थ्योरी और परगेशन थ्योरी का फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो मेडिकल इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यू नो, कैथारसिस हैज बीन टेकन टू बी ए मेडिकल मेटाफर, एंड यू नो, परगेशन डिनोटिंग ए पैथोलॉजिकल इफेक्ट, purgation denoting a pathological effect। पैथोलॉजिकल इफेक्ट मतलब वही इफेक्ट जो कैथारसिस को, जो ट्रेजेडी को देखकर हमारी आत्मा पर होता है, और वैसा ही इफेक्ट अगर हम सही दवाई लें तो हमारी बॉडी पे होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है। वैसे ही ट्रेजेडी को देखकर जो एक्सेस पीटी एंड फियर है वो अराउज होता है, रिलीज हो जाता है, हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं, मतलब हमारी सोल जो है वो हेल्दी हो जाती है। तो कैथारसिस को यहां मेडिकल मेटाफर लिया गया है। सो परगेशन क्या डिनोट करता है? परगेशन डिनोटिंग ए पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सोल which is similar to the effect of medicine on the body। Okay, some critics have compared catharsis to homeopathic treatment। Some critics have compared catharsis to homeopathic treatment। इस मेडिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ क्रिटिक्स ने कैथारसिस को जो है किससे कंपेयर किया है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कंपेयर किया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वेयर लाइक क्योर्स लाइक। मेडिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि कैथारसिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरह है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक सूत्र है, वो क्या है? लाइक क्योर्स लाइक। जैसे सांप के काटने से जो जहर फैलता है, उस जहर से बचने की दवाई सांप के जहर से ही तैयार होती है। दिस इज लाइक क्योर्स लाइक। कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, तो रेबीज से बचने की दवाई कुत्ते की लार से ही तैयार होती है। दिस इज लाइक क्योर्स लाइक। तो कैथारसिस को कुछ क्रिटिक्स ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कंपेयर किया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसमें लाइक क्योर्स लाइक का फार्मूला है। तो कैथारसिस में लाइक क्योर्स लाइक का फार्मूला कैसे है? कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि व्हेन द हीरो इज सफरिंग ऑन द स्टेज, व्हेन द हीरो इज सफरिंग ऑन द स्टेज, देन वी फील सिंपैथी फॉर दैट हीरो, एंड व्हेन वी आर फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द हीरो, देन फॉर सम टाइम वी फॉरगेट आवर ट्रबल्स एंड वरीज। हीरो की ट्रबल्स एंड वरीज को देखकर हम उसके प्रति सिंपैथेटिक फील करते हैं, और हीरो की ट्रबल्स एंड वरीज को देखकर जब हम उसके प्रति सिंपैथेटिक फील करते हैं, तो उस दौरान हम कुछ समय के लिए हीरो की ट्रबल्स एंड वरीज को देखकर कुछ समय के लिए हम अपनी ट्रबल्स एंड वरीज भूल जाते हैं। हुआ ना लाइक योर्स लाइक? हीरो की ट्रबल्स एंड वरीज को देखकर हम कुछ समय के लिए अपनी ट्रबल्स एंड वरीज भूल जाते हैं। सो जब कुछ समय के लिए हम अपनी ट्रबल्स एंड वरीज भूल जाते हैं, देन वी फील ए प्लेजरेबल
calm. Then we feel a pleasurable calm. जब कुछ समय के लिए हम अपनी ट्रबल्स एंड वरीज भूल जाते हैं तो ये चीज हमें एक खुशी देने वाली शांति देती है, प्लेजरेबल काम देती है. ओके? और जब बहुत समय के लिए प्लेजरेबल काम हम फील करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा इमोशनल क्योर हो जाता है. हमारा इमोशनल क्योर हो जाता है, भावनात्मक इलाज हो जाता है. तो हीरो की ट्रबल्स एंड वरीज को देखकर हम अपनी ट्रबल्स एंड वरीज भूल गए, हमने प्लेजरेबल काम फील किया, हमारा इमोशनल क्योर हो गया. दिस इज लाइक क्योर्स लाइक. ओके? तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो कैथारसिस को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कंपेयर करते हैं. अब कुछ क्रिटिक्स जो हैं, अब नियो क्लासिकल एज के क्रिटिक्स की मैं बात करूंगा. नियो क्लासिकल एज में कैथारसिस को कंपेयर किया गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट से. किससे कंपेयर किया गया? एलोपैथिक ट्रीटमेंट से. अभी तक हमने होम्योपैथी की बात की थी, अब नियो क्लासिकल एज में कैथारसिस को एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कंपेयर किया गया. इन नियो क्लासिकल एज कैथारसिस वाज टेकन टू बी एन एलोपैथिक ट्रीटमेंट. और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है? क्या बेसिक फार्मूला है? अनलाइक क्योर्स अनलाइक. एलोपैथिक में क्या होता है? अनलाइक क्योर्स अनलाइक. एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों में हर चीज का एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक. अनलाइक क्योर्स अनलाइक. सो मतलब कहने की बात यह है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि व्हेन वी जस्ट फाइंड दैट द हीरो इज सफरिंग ऑन द स्टेज, वी फाइंड दैट द हीरो इज सफरिंग ऑन द स्टेज, एंड व्हेन द हीरो इज सपोज the hero is suffering due to his anger. Suppose the hero is suffering due to anger. तो हम डर जाते हैं कि अगर ये एंगर हमारे अंदर होगा तो हम भी ऐसे ही सफर करेंगे जैसे ये हीरो सफर कर रहा है. तो डर के मारे हम क्या करते हैं? एंगर जैसी नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं. तो हीरो के एंगर को देखकर हमने अपना एंगर बाहर निकाल दिया. और जब एंगर जैसा नेगेटिव वर्च्यू हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, देन वी आर इमोशनली बैलेंस्ड, एंड दैट इमोशनल बैलेंस गिव्स अस प्लेजर. गिव्स अस प्लेजर. सपोज द हीरो इज सफरिंग ड्यू टू हिज प्राइड. प्राइड मतलब घमंड. सपोज द हीरो इज सफरिंग ड्यू टू हिज प्राइड. हीरो सफर कर रहा है अपने घमंड के कारण. तो हमें ये फियर होता है कि अगर ये फियर हमारे अंदर होगा तो हम भी वैसे ही सफर करेंगे जैसे हीरो सफर कर रहा है. तो इस डर के मारे हम फियर जैसे, अगर हीरो सफर कर रहा है प्राइड के कारण तो हम डर जाते हैं कि ये प्राइड हमारे अंदर होगा तो हम भी ऐसे ही सफर करेंगे. तो फियर हमारे अंदर आता है तो हम प्राइड जैसे नेगेटिव वर्च्यू को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं. राइट? तो हीरो के और प्राइड जैसा नेगेटिव वर्च्यू हमने अपने अंदर से बाहर निकाल दिया तो हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं. और वो इमोशनल बैलेंस हमें क्या देता है? प्लेजर देता है. तो हीरो के प्राइड को देखकर हमने अपना प्राइड बाहर निकाल दिया, हीरो के एंगर को देखकर हमने अपना एंगर बाहर निकाल दिया. तो जब एंगर, प्राइड, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड, इस जैसे नेगेटिव वर्च्यू के नेगेटिव रिजल्ट्स अपने सामने हम देखते हैं और ऐसे नेगेटिव वर्च्यू को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं तो हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं. और ये इमोशनली बैलेंस हमें क्या देता है? प्लेजर देता है, प्लेजरेबल काम देता है. दिस वाज अनलाइक क्योर्स अनलाइक. तो कुछ क्रिटिक्स ने इसको किससे कंपेयर किया है? किससे कंपेयर किया है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कंपेयर किया है. राइट? ओके, जस्ट वेट. Sorry, there was some interruption. So, my dear students, कुछ critics ने इसको allopathic treatment से compare किया. So what I mean to say that some critics just compare it with an allopathic treatment with unlike cures unlike. So you can say the arousing of pity and fear was supposed to bring about the purgation or evacuation of other emotions like anger and pride. मैंने अभी explain किया आपको. Okay? So जब हम स्टेज पर हीरो को सफर करते हुए देखते हैं
सपोज हीरो सफर कर रहा है एंगर के कारण या प्राइड के कारण या डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड के कारण, तो हम उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को देखकर ऐसी अनडिजायरेबल इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके इविल कंसिक्वेंसेस हम अपने सामने देखते हैं, बुरे परिणाम अपने सामने देखते हैं, तो ऐसे नेगेटिव वर्च्यू को बाहर निकाल देते हैं, हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इंटरप्रिटेशन दैट इज मेडिकल, जो हमने फर्स्ट थ्योरी ले रहे हैं हम प्रोग्रेशन थ्योरी, उसका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन हमने क्या डिस्कस किया, मेडिकल इंटरप्रिटेशन। द सेकेंड इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अगर साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की आप बात करें तो दो क्रिटिक्स रहे हैं, एफ.एल. लुकास और हर्बर्ट रीड। एफ.एल. लुकास और हर्बर्ट रीड, ये दो क्रिटिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ मेडिकल इंटरप्रिटेशन एंड दीज टू क्रिटिक्स से दैट थिएटर इज नॉट ए हॉस्पिटल and the spectators who are visiting the theater are not the patients. So they rejected this medical interpretation. So F.L. Lucas and Herbert Reed, they regard catharsis as a kind of safety valve. They regard catharsis as a kind of safety valve. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से दो क्रिटिक्स हैं जो कैथारसिस को सेफ्टी वॉल्व के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो वो दो क्रिटिक जो हैं वो एफ.एल. लुकास और हर्बर्ट रीड है। द थर्ड इंटरप्रिटेशन इज एथिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी, प्रोग्रेशन थ्योरी। नाउ द सेकंड थ्योरी इज प्योरिफिकेशन थ्योरी। सेकंड जो कैथारसिस की थ्योरी है वो क्या है, प्योरिफिकेशन थ्योरी है। यू नो, प्योरिफिकेशन थ्योरी से रिलेटेड हमारा जो क्रिटिक रहा है वो है हम्फ्री हाउस। हम्फ्री हाउस, Humphrey House rejects medical interpretation and Humphrey House advocates purification theory. And you know, purification theory involves the idea of moral instruction and moral training. Purification theory involves the idea of moral instruction. ये important point मैं लिख रहा हूं, moral training, or you can say moral conditioning. Purification theory involves the idea of moral instruction, moral training, or you can say moral conditioning. It is a kind of moral conditioning. कैसे होता है देखिए, मैं बात कर रहा हूं प्योरिफिकेशन थ्योरी की। प्योरिफिकेशन थ्योरी से संबंधित जो मेन क्रिटिक है वो कौन है, हम्फ्री हाउस। और हम्फ्री हाउस ने जो आइडिया दिया है कि कैथारसिस एक तरह का मॉरल इंस्ट्रक्शन है, मॉरल ट्रेनिंग है और मॉरल कंडीशनिंग है। देखिए क्या कहा गया है कि फियर एंड कॉन्फिडेंस, एपिटाइट एंड एंगर, एपिटाइट मतलब भूख, फियर एंड कॉन्फिडेंस, एपिटाइट एंड एंगर एंड पिटी इन जनरल, ओके, एंड प्लेजर एंड पेन, ऑल दीज थिंग्स मे बी फेल्ट टू मच एंड टू लिटल। चाहे वो फियर है, कॉन्फिडेंस है, एपिटाइट है, एंगर है, पीटी है, प्लेजर है, पेन है, आप इन सबको बहुत ज्यादा भी फील कर सकते हैं और बहुत कम भी फील कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में ये सही नहीं है। पीटी एंड फियर को, प्लेजर एंड पेन को बहुत ज्यादा फील करना और बहुत कम फील करना दोनों ही केस में गलत है। बट टू फील देम एट द राइट टाइम with reference to the right object, towards the right people, with the right motive, and in the right way, that is best, that is virtuous, that is virtuous. pity and fear को फील करना, pleasure and pain को फील करना सही समय पर, सही वस्तु के प्रति, सही लोगों के प्रति, सही उद्देश्य के साथ और सही तरीके से, यही बेस्ट है और यही गुणवान है। देखिए क्या होता है कि जब हम एक फिल्म देख रहे होते हैं तो मुझे यह बताइए, जब अमरीश पुरी का फॉल होता है, अमरीश पुरी अगर एक विलेन का रोल कर रहा है, खलनायक का रोल कर रहा है, और जब अमरीश पुरी खलनायक है,
उसका पतन होता है, क्या हम उसके प्रति, उसके पतन के प्रति, उसके फाल के प्रति पीटी फील करते हैं? नहीं। जब हीरो का फाल होता है तब हम उसके प्रति पीटी फील करते हैं। ओके, तो वी आर फीलिंग द फीलिंग ऑफ पिटी, वी आर हैविंग द फीलिंग ऑफ पिटी टुवर्ड्स द राइट पर्सन। विलेन के प्रति नहीं है, हीरो के प्रति है। और हीरो के प्रति पीटी की फीलिंग कब पैदा होती है? जब वो रोमांस कर रहा है तब, या जब उसका पतन हो रहा है, जब उसका फाल हो रहा है तब। यस, पीटी की फीलिंग तब होती है जब उसका फाल हो रहा होता है। तो हमारी पीटी की फीलिंग कब पैदा होती है? जब उसका पतन हो रहा था, मतलब एट द राइट टाइम। तो जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो डायरेक्टर ने हमारे माइंड को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया होता है, हमारे माइंड की कंडीशनिंग वो कुछ इस तरीके से कर देता है, हमारी मोरल कंडीशनिंग, मोरल ट्रेनिंग और मोरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से कर देता है कि वी फील pity and fear at the right time with reference to the right object towards the right people with the right motive and in the right way, and that is best and that is virtuous. तो कैथारसिस के कारण हमारी मोरल कंडीशनिंग होती है और इस मोरल ट्रेनिंग, मोरल कंडीशनिंग के कारण हमारे इमोशनल रेस्पॉन्स वही हो जाते हैं जो इस सिचुएशन में एक वर्चुअस व्यक्ति के, गुणवान व्यक्ति के होने चाहिए। ओके, तो जब हम वर्चुअस व्यक्तियों की तरह रेस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं तो हम मॉरली गुड हो जाते हैं, हमारी मोरल कंडीशनिंग हो जाती है और ये चीज हमें इमोशनल प्लेजर देती है, इमोशनल बैलेंस देती है, प्लेजरेबल काम देती है। ओके, सो दैट इज द सेकंड थ्योरी that was purification theory. Now it is clarification theory. अब क्लियरिफिकेशन थ्योरी से संबंधित जो क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन है, नोट कीजिए आप। लियोन गोल्डन, LEON, लियोन गोल्डन, और नोट कीजिए ओबी हार्डिसन, GELs। हम्फ्री हाउस प्योरिफिकेशन थ्योरी से संबंधित था। FL लुकास और हर्बर्ट रीड प्योरिफिकेशन थ्योरी के साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन से संबंधित थे, और लियोन गोल्डन, ओबी हार्डिसन, GELs ये क्लैरिफिकेशन थ्योरी से संबंधित है। ये क्रिटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे रिलेट कैथारसिस नॉट टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। These three critics relate catharsis not to the emotions of the spectators, but to the incidents which form the plot of the tragedy. ये critics कहते हैं कि कैथारसिस जो है वो किससे संबंधित है, स्पेक्टेटर्स की इमोशन से संबंधित नहीं है, बल्कि कैथारसिस जो है ट्रेजेडी के प्लॉट में जो इंसिडेंट्स हैं उनसे संबंधित है। ओके, तो दिस वाज क्लैरिफिकेशन थ्योरी। दिस क्रिटिक्स से that tragedy is an imitation. Tragedy is an imitation. And imitation is our basic instinct. Tragedy imitation है और imitation ही हमारी basic instinct है। ओके, तो जो कुछ स्टेज पर चल रहा है वो imitation है और imitation ही हमारी basic instinct है। तो ये मैचिंग हमें प्लेजर देके जाती है। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि tragedy imitation है, and if there is imitation of something new, something fresh, we know something new, we know something fresh, and to know something new, that always gives pleasure. That always gives pleasure. So these three critics, they just relate catharsis not to the emotions of the spectators, but to the incidents which form the plot of the tragedy. So my dear students, this is all about catharsis. I have tried my level best to explain all the three theories related to this term catharsis. One is purgation theory, second is purification theory, and third is clarification theory. This video is going to help you so much in your, not only in your NET English exam, but also in your MA English as well as DSSB or in your school lecturer exam. Please watch it very attentively. And if you like that video, then please subscribe my channel, share it, like it. Thank you. Thanks a lot.